किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, ये गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में यदि हम किसी भी तरह की फसल लेना चाहते हैं या सब्जियां लगाना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत होती है नर्सरी तैयार करने की। यही वह मौसम है जब हम नर्सरी तैयार करते हैं और उसे मुख्य खेत में लगाते हैं। लेकिन कहते ना कि यदि पौध संरक्षण सही से हम कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें फसलों का उत्पादन भी भरपूर मिलता है। गर्मी में नर्सरी या पौध संरक्षण कैसे करें, इस विषय पर आज हम जानकारी लेते हैं और हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजकुमार धाकड़, जो कि सहायक प्राध्यापक है कृषि महाविद्यालय सीहोर से हमारे बीच में हैं। और धाकड़ साहब आपको जो जानकारी देंगे, जाहिर सी बात है कि उस जानकारी से आपको ये समझ में आएगा कि हमें ग्रीष्मकालीन जो नर्सरी है उसका संरक्षण कैसे करना है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजकुमार धाकड़ स्वागत करता हूं आपका आर.ए.के. कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर में। आज हम चर्चा करेंगे कि गर्मियों में नर्सरी के पेड़ पौधों का रखरखाव अच्छे से कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पेड़ पौधे बहुत ही नाजुक होते हैं और इनका सही ढंग से रखरखाव नहीं करेंगे तो ये सूख जाते हैं। आप समझते होंगे कि पेड़ पौधों को एक निश्चित आयु पर ही खेत में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये आयु हर पेड़ के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे कि हम बात करें अगर आम के पौधे की, तो ग्राफ्टिंग के कम से कम 8 महीने अपन बाद इसको जून के महीने में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो गर्मियों का मौसम है, इस मौसम में धूप बहुत ज़्यादा होती है और पानी की आवश्यकता इसके अनुसार बहुत ज़्यादा होती है। तो इस आवश्यकता को कम करने के लिए, पानी का जो मात्रा है उसको कम करने के लिए हम क्या क्या उपाय इसमें कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज अपन विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले इसके रखरखाव में अपन को देखना है कि जो पॉलीथीन का साइज़ है वो प्रॉपर हो। आम का पॉलीथीन का साइज़ अलग होगा, नींबू की पॉलीथीन का साइज़ अलग होगा, हर प्लांट का अलग अलग होता है। तो जैसे आम की पॉलीथीन का साइज़ के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसका 8 से 6 इंची का पॉलीथीन होना चाहिए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पॉलीथीन का साइज़ अति महत्वपूर्ण हो गया है। अगर छोटी पॉलीथीन होगी तो पानी जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि आम का पेड़ की वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मतलब पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो उसके लिए अपन को बड़े साइज़ का पॉलीथीन की ज़रूरत होती है। दूसरी बात हो गई अपन के यहाँ पर कि जो अपन बेड बनाते हैं वो बेड किस तरह का होना चाहिए, जिसको नर्सरी बेड बोलते हैं। तो गर्मियों में जनरली सनकन बेड, जिसको बोलते हैं अपन खुदा हुआ बेड, जैसे इसको 1 मीटर चौड़ा और 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा लंबाई के अनुसार खोद दिया जाता है। जैसा कि आप हमारे नर्सरी में देख पा रहे होंगे, इसको लंबाई इसकी कितनी भी हो सकती है डिजायरेबल, और इसकी गहराई जो है कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसकी जो चौड़ाई है 1 मीटर, तो वो इसीलिए रखते हैं कि हम आसानी से उसमें दूर तक हाथ डाल के अपन घास निकाल सकें। तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा हुआ कि इसमें अपन पानी का एक पाइप रख देंगे तो सारे पॉलीथीन के बैग इसमें जमा करने के बाद आसानी से अपन इसमें पानी डाल सकते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पानी का ट्रांसफ़र आसानी से होगा और जो पॉलीथीन में छिद्र होते हैं उससे पानी अंदर चला जाएगा। इससे क्या है, इसमें पानी लंबे समय तक बना रहेगा, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा साधन है कि हम कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। नर्सरी जो प्लांट्स हैं, नर्सरी जो पौधे हैं, उनका रखरखाव कर सकते हैं। तो आप जब भी आपको पानी की आवश्यकता ज़्यादा लगने लगे तो आप गड्ढा खोद लें और उसको 1 मीटर चौड़ा गड्ढा और 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा, तो उसमें आप आराम से पौधों को जमा के रख दें और उसको आप भर दें। आप भर देंगे तो वो आराम से आपको 10 से 15 दिन चल जाएगा। नहीं तो अपन को हर 4 से 5 दिन में पानी डालना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर लगभग अपना 50 से 60% पानी बच जाता है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं कि गर्मियों में और कैसे बचा सकते हैं, तो दूसरा होता है ग्रीन शेड नेट। जो ग्रीन शेड नेट होता है, छाया जो प्रदान करता है पेड़ पौधों को, वो भी पानी को बहुत ज़्यादा बचाता है। अब ये ग्रीन शेड नेट अलग अलग तरह के आते हैं। तो जैसे 50% छाया वाले,
60% छाया वाले, 75% छाया वाले, तो डिमांड के अनुसार हमें मार्केट में ये मिल जाते हैं। लेकिन अपन को यहाँ पर्टिकुलर अपन को कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अपन छाया प्रदान करवा रहे हैं। तो अपना जो शेड नेट है वो ऐसा होना चाहिए कि अच्छी छाया उसमें बना रखे गर्मियों में। तो अपन आराम से 70 से 80% वाला बीच में जो भी मिल जाए वो अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको डालने से भी अपना लगभग 30-40% पानी बच जाएगा। तो ये मान लीजिए कि अब हमको पानी की बहुत ही कम आवश्यकता रहेगी। अगर अपन खुले में पौधे रखेंगे तो ये मान लीजिए कि अपन को हर 4 दिन में पानी देना पड़ेगा और इससे पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये तो ग्रीन शेड नेट के बारे में जब आप जान लिए हैं कि ग्रीन शेड नेट को अपन लकड़ियों की सहायता से ऊपर आप ढक सकते हैं। आप चाहे इसे झोंपड़ी नुमा आकार में ढक सकते हैं या आप इसे कमरे नुमा आकार में ढक सकते हैं। तो इसको अपन को बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात हो गई कि अगर अब अभी भी अपन को लग रहा है कि पानी की आवश्यकता हमारे पास काफ़ी कम हो गई, हमारे पास कम है, तो अपन इसमें स्प्रिंकलर लगा दें। स्प्रिंकलर क्या होता है कि एक तो तापमान कम करेगा वातावरण का, दूसरा जैसे अपन ने शाम के समय स्प्रिंकलर 1 घंटे चला दिया तो वो इजीली मॉइस्चर का प्रोवाइड कर देगा, सभी जो है पेड़ पौधों को सभी को नमी प्रदान करवा देगा और कम से कम पानी उसमें लगेंगे। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, अगर हम लोग पानी भरने लग गए, जैसे हमें ज़्यादा पानी नहीं है तो उसके लिए अपन को बहुत पानी चाहिए रहेगा, और जो बरसात वाला पानी है जिसको स्प्रिंकलर अपन बोलते हैं, तो उससे काफ़ी कम पानी में आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा भी जैसे कई सारे केमिकल्स जो आते हैं, जैसे केओलाइन जो आता है, अगर हमारे कुछ पौधे मुरझा रहे हैं जिनका वाष्पोत्सर्जन कुछ पौधों का बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ केमिकल्स जो आते हैं उन केमिकल से अपन आसानी से पानी के जो है उनका जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम कर सकते हैं। जैसे कि अपन खेतों में केमिकल स्प्रे करते हैं, वैसे ही उस केमिकल का घोल बना के वो तेल नुमा होता है तो उसको अपन स्प्रे करके, उससे क्या होता है कि जो तेल नुमा होता है तो पत्ती की सतह पर लेयर बना लेता है, पत्ती की सतह पर पूरा फैल जाएगा और उससे जो है ना पानी का जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इससे अगर अपने पास महीने में भी एक बार पानी उपलब्ध हो रहा है, अब अपने पास सारी विधियाँ हो गई, जैसे कि अपन ने पहले बात की सनकन बड की, फिर बात की अपन ने कि पॉलीथीन का साइज़ क्या होना चाहिए, फिर बात की अपन ने ग्रीन शेड नेट की, जो है हरा जो शेड नेट होता है वो, तो ये सभी मिलके अपन के कम से कम पानी की रख रखाव में भी अपनी पूर्ति कर सकते हैं। और इसके बाद अपनी जो आती है कि पेड़ पौधे, जैसे दूसरी अगर और भी विधि है, अगर अपन इतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं तो अपन देखते हैं कि जो कोई छायादार पेड़ होते हैं, जैसे मान लीजिए बरगद का पेड़ है, बड़े नीम के पेड़ हैं, इनके अंदर भी अपन अपने पेड़ पौधों को रख सकते हैं। इनके अंदर अगर रखेंगे तो वो छाया के कारण के इनका वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा और पानी देने में पानी की जो लागत है वो भी बहुत कम हो जाएगी। और आज जो नई नई तकनीकी हैं जैसे कि हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, इन पर अगर आप विचार करेंगे तो काफ़ी पानी की बचत होगी और इससे आप कम से कम पानी में बहुत ज़्यादा नर्सरी तैयार कर पाएंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जून के महीने में जो इसकी जो है मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें अपन को अगर अपन कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बना लिए तो उस टाइम मार्केट में अपन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बेच पाएंगे, जिससे हमारा क्या है कि छोटी से छोटी कम जगह में बहुत अच्छा मुनाफा कर पाएंगे। तो ये अपनी आज का पूरा नर्सरी का चर्चा हो गया है। थैंक यू देखने के लिए। तो दर्शकों, अभी आपने देखा गर्मी में या ग्रीष्मकाल में नर्सरी पौध संरक्षण कैसे करना है। डॉक्टर धाकड़ आपको बता रहे थे और वो तमाम बातें आपको समझाइए जिनका आपको ध्यान रखना है। और किसान भाइयों, हमारा कार्यक्रम तो जारी है ही, फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद किसान भाइयों पुनः आपका स्वागत है। अब हम ऐसे प्रगतिशील किसान भाई से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी खेती किसानी के दम पर अपना नहीं, अपने गांव का नहीं, बल्कि अपने प्रदेश का नाम किया है। और ऐसे अनेक किसान भाई हैं जो हमारे प्रदेश में बेहतर काम कर रहे हैं, जो खेती किसानी में कुछ नया करते हैं और वो दूसरे किसानों का लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ऐसे ही एक किसान भाई है अखिलेश सिंह बघेल, जो कि ग्राम गंगरवाड़ा, तहसील विदिशा से हमारे बीच में है। और उन्होंने पारंपरिक खेती के साथ साथ कुछ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। और वो तकनीकें कौन कौन सी हैं जिनके माध्यम से उन्होंने बेहतर उत्पादन लिया है, उन्हीं की ज़ुबानी हम जानते हैं। नमस्कार किसान भाई बहनों, गांवों का हमारा देश विकास के मामले में नित्य नई ऊंचाइयां छू रहा है। किसान भाइयों, हमारे किसानों ने अपनी सूझबूझ, कृषि विशेषज्ञों की सलाह और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर कृषि के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की है। किसान भाइयों, हम मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ किसानों से चर्चा करते हैं, उनकी जीवनचर्या देखते हैं, खेतीबाड़ी देखते हैं। आज हम ऐसे ही कृषि क्षेत्र में हैं और हमारे साथ एक ऐसे प्रगतिशील किसान हैं, उनसे आप जानोगे और समझोगे और उनसे फिर आप प्रेरणा लोगे। उनका परिचय कराते हैं। आपका परिचय दें। सर, मैं अखिलेश सिंह बघेल, ग्राम गंगरवाड़ा से हूँ, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से। बघेल जी, आप हमें ये बताएं कि हम आपके खेत पे खड़े हैं, गेहूं की फसल है, बगीचा भी है, तो कितना बड़ा आपका फार्म है और किन किन फसलों का आप उत्पादन रबी मौसम में लिया है? ये अपना गेहूँ लेते हैं, अपन चना लेते हैं और मसूर लेते हैं। लगभग 35 एकड़ ज़मीन है। थोड़ा थोड़ा अपन उसमें सब बोते हैं। जो हम देख रहे हैं जी, हमारे पीछे जो गेहूं की बढ़िया फसल दिख रही है, जी। ये कौन सी प्रजाति की है? इसमें आपने कितनी सिंचाई दी? ये अपनी 87-13 है। 3 पानी दिए हैं इसमें और खाद दिया है, यूरिया दिया है और बढ़िया अच्छी निकलती है ये, इसलिए इसको हमने बोया है। बघेल जी, हमने आपके फार्म पर घूमकर देखा, लगभग 30-35 एकड़ ज़मीन हमें दिख रही है। तो आपने रबी मौसम की बुवाई के पहले क्या क्या तैयारी की? किन किन जिनसों, मतलब कौन कौन सी प्रजाति का गेहूं बोया और उसमें कितनी सिंचाई की? उसमें सर अपन ने सबसे पहले तो अपन ने उसमें जो बखरनी करते हैं, खरार फेरते हैं, वो फेरी। फिर उसमें अपन ने ये सुपर फास्फेट होता है खाद, वो छींचा है अपन ने। वो डालने के बाद फिर उसमें पानी डालो। पानी डाल के और जब बतर आ गई तो वहाँ में अपन ने गेहूँ बो तो 87-13 अपन ने पिसी बोई। तो उसमें अपन ने पहला पानी दिया लगभग 20 दिन में, और फिर इसके बाद अपन ने पानी दिया 1 महीने में, और फिर एक पानी और दिया। इस साल एक पानी और गिर गया था, इसके बाद भी अपन ने तीसरा पानी दिया, तो ऐसे हिसाब से अपने 4 पानी हो गए हैं उसमें। तो बाकी की अब आपको ये फसल दिख भी रही है, और 1544 भी बोते हैं हम। इसी प्रक्रिया ये प्रक्रिया 1544 की है। 1544 में 2 पानी देना पड़ते हैं। ये 3-4 पानी की होती है, वो 2 पानी की होती है, इसलिए वो भी बोते हैं। चने भी बोते हैं, तो चने में अपन जैसे पलेवा कर दिया अपन ने, और पलेवा करके बतर आ जाती है तो चना बो दिए अपन ने। चना बोने के बाद जैसे
इल्ली की जैसे इल्ली भी लगती है उनमें, तो दवा भी छींचना पड़ती है। फिर इसके बाद जैसे मसूर भी बोते हैं थोड़ी बहुत, तो थोड़ी जिन्स अपन सब बोते हैं उसमें, वो अच्छी पैदा निकलती है इसमें, बहुत बढ़िया। जी बघेल जी, हम देख रहे हैं कि आपकी जो खेती बाड़ी जो क्षेत्र है इसमें फसल तो इस साल अच्छी है, जैसा कि आपने तैयारी भी अच्छी की है। तो इसमें क्या आप रासायनिक खाद या जैविक खाद जो परंपरागत खेती हमारे किसान भाई करते हैं उसके बारे में ही बताएं। कुछ सर अपन रासायनिक खाद ही डालते हैं, वैसे तो जैविक खाद भी अब आजकल क्या है, जैविक खाद भी चलने लगा है। तो कुछ घर का गोबर हो जाता है गाय भैंसों का, तो वो भी डाल देते हैं। तो कुछ उसमें जैविक खाद का भी यही हो गया, और कुछ रासायनिक का। अब इतना तो गोबर खाद तो होता नहीं है अपने पास कि अपन पूरी ज़मीन में कर दें उसे, तो रासायनिक खाद भी डालना पड़ता है। बाकी का जैविक खाद से स्टार्टिंग में शुरू में थोड़ा उत्पादन कम होता है, मगर फिर अगर 1-2 साल 2-3 साल उसमें अगर ज़्यादा रेगुलर करने लगें अपन, तो उत्पादन उसका बढ़ जाता है। और फिर रासायनिक खाद से तो फिर ज़्यादा ही बढ़ता है उसका, और बहुत उसका जो आटा अपन पीस के खाते हैं गेहूँ जो, तो वो बहुत स्वादिष्ट लगती है। जैसे 1544 आजकल 1544 आने लगी, उसी का सुधरी हुई वेराइटी है 1544। तो अब लोग 1544 बोते हैं, 306 भी बोते हैं, मगर थोड़ी कम मात्रा में बोते हैं। बाकी का उत्पादन दोनों को थोड़ा कम है, जैसे 306 का थोड़ा कम है, बढ़ती ज़्यादा है वो। अच्छा, बढ़ती है तो उसमें पानी दे देते हैं, तो जैसे हवा वगैरह चलती है तो वो आड़ी हो जाती है, इसलिए लोगों ने उसको थोड़ा कम कर दिया है। तो उसका जैसे तोड़ आ गया है, 1544 आ गई हैं, एक 2001 आ गई है पिसी, तो अब क्या है उनको बोने लगे हैं। तो वो उसका भी आटा बिल्कुल उस जैसा ही है, वो बहुत बढ़िया उसकी रोटी बनती है, अच्छी बहुत बढ़िया रहता है वो। किसान भाइयों, जब हम क्षेत्र में आए तो हमारी टीम ने आसपास के गांव का भी भ्रमण किया, और हमने देखा कि इस क्षेत्र में गेहूं की जो फसल है व्यापक रूप से और गुणवत्ता युक्त फसल बोई जाती है, और फसल भी इस साल अच्छी है। अभी बघेल जी से हमारी चर्चा हो रही थी, उन्होंने उसकी किस्मों के बारे में बताया कि सरबती और बाकी जो किस्में हैं उनमें क्या अंतर है। पर पैदावार के मामले में अगर हम देखें तो इस गांव के आसपास बम्पर पैदा होती है। हम इनसे ये जानेंगे और चाहेंगे भी कि वो हमें बताएं कि इस पूरे क्षेत्र में गेहूं की क्या स्थिति है और इस साल क्या पैदावार की संभावना है, और वो कहाँ उसका विक्रय करते हैं। क्या कोई सरकारी केंद्र भी है? हाँ, सरकारी केंद्र हैं। सरकारी केंद्र लगभग सभी गाँव में हैं। यहाँ पे सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, वहीं पे तुलवाते हैं। और दूसरी चीज़ आप ये कह रहे हैं कि जैसे इतनी बम्पर पैदा होती है यहाँ पे, तो क्या है, पहले यहाँ पे नहरें नहीं थी, सरकार ने अब नहर कर दी, बड़े बड़े डैमों से जोड़ दिए ये गाँव को, इसलिए गांव-गांव पानी आने लगा है। नहीं पहले तो चना, मसूर, तिली, सरसों वगैरह यही बोआती थी, क्योंकि पानी का कोई स्रोत नहीं था। तो अब पानी का अच्छा बढ़िया भंडार हो गया है, तो अब किसान उनके लिए अब सोचते हैं कि ज़्यादा पैदावार आना चाहिए, तो ज़्यादा पैदावार के हिसाब से वो गेहूँ बोने लगे हैं। तो अब सारी ज़मीन उनमें गेहूँ लगाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पैदा आती है। अब थोड़ा खर्चा भी बढ़ गया है भाई, ऐसा भी नहीं है कि जैसे किसानों का खर्चा भी बढ़ गया, अब महंगाई भी इतनी हो गई है, तो अब ज़्यादा जो उपज देती है जो गेहूँ, उसी को बोना पड़ता है। अब वो कम उपज वालों को भी नहीं बो सकती। अब जैसे चने में क्या है, जैसे अब चने में जैसे उगरा लग गया, तो अब उगरा की ऐसी कोई दवाई नहीं है कि उसमें डाल दो और उगरा शांत हो जाए। तो इसलिए कुछ किसानों ने चने बोना भी थोड़ा कम कर दिया है। तो बस यही है कि बाकी का यही है, ये पानी की जो नहरें आ गई हैं, तो उनका बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ा है किसानों पे, और 2-2, 3-3, 4-4 पानी देते हैं और खूब बढ़िया फसल अच्छी निकलती है। और एकड़ में ये समझ लो आपके कहीं जैसे 15 कुंटल या 25 कुंटल, 20-25 कुंटल तक निकलती है। बढ़िया सब मतलब इसमें खुश हैं किसान भी, बहुत बढ़िया। आप हमारे उन किसानों को जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें क्या बताना चाहेंगे अच्छी पैदावार के लिए? पहली चीज़ तो जैसे अपने यहाँ इस क्षेत्र में मिट्टी कम से कम 60 फीट है, मतलब 60 फीट बाद पत्थर आता है इधर। अच्छा, दूसरी चीज़ जैसे ये तो सब जैसे गेहूँ भी हो गया, और भी जैसे फसलें हो गई हैं, चना मसूर भी हो गए। अब इस टाइम पे जैसे हमारे कुछ किसानों ने, हमारे भाइयों ने
इसी गांव में गंगरवाड़ा में मूंग की खेती की है। पहले सोयाबीन लगाया था, सोयाबीन के बाद फिर अरहर बोई उनने। अब अरहर पे पानी पड़ गया तो अरहर थोड़ी लेट हो गई, तो लेट होने के कारण फिर गेहूँ बोया नहीं उसमें, तो अरहर को काट के फिर उनने मूंग बोई। तो मूंग भी करीब करीब ये समझ लो आपके एक महीने 1.5 महीने की मूंग भी हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि फसल 2 या 1 ही लें, बाकी का अगर जिस पे जैसी व्यवस्थाएं हैं, जो किसानों पे जो व्यवस्था अच्छी है, तो वो 3 फसल भी ले रहे हैं। बाकी का 2 फसल तो हैं ही, और पानी का तो कोई ऐसा दिक्कत है नहीं है। वहाँ गंगरवाड़ा, खामखेड़ा और भी कई गांव हैं ये अगल बगल, बहुत बढ़िया पैदा हो रही है। और आप तो खेत चल के भी देखें, वो बहुत बढ़िया अच्छा निकलता है यहाँ पे, और सब बढ़िया हैं किसान इस समय। अखिलेश जी, सच मानो आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है। और आप जैसे किसान से न केवल किसान समृद्ध हो रहा, बल्कि देश भी आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है। और हमारे देश के किसानों ने इतनी अच्छी पैदावार कर ली है कि सारे देश में कहीं से खाद्यान्न मंगाने की भी ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा और जाना कि हमारे किसान भाई जैसे अखिलेश जी थे, अखिलेश जी ने 35 एकड़ ज़मीन में 2 प्रकार का गेहूँ बोया। उस गेहूं के माध्यम से वो इतने संपन्न हो गए हैं और खुद मेहनत करते हैं। आपने उनको देखा होगा रहन सहन से। अगर किसान मेहनत करे किसान भाई हो, तो आप भी उतने ही संपन्न हो सकते हैं। उम्मीद है जानकारी से लाभ उठाएंगे आप। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी जो बातचीत आपने देखी सुनी, जो हमारे प्रगतिशील किसान भाई थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने बेहतर उत्पादन लिया है, किस तरह से खेती किसानी में आय को बढ़ा है। और जाहिर सी बात है कि जब हम लागत कम करेंगे तो हमारी खेती किसानी में आय ज़रूर बढ़ेगी। तो इस तरह से आपको भी प्रयोग करते रहना है। और फिर जहाँ हमारे गांव, हमारे शहर या हमारे प्रदेश में नया कुछ घटता है, तो हमें उसकी जानकारी रेडियो टीवी के माध्यम से मिलती है या फिर कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से मिलती है। लेकिन कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक माध्यम ऐसा है खबरें खेती की, जिसके द्वारा आप देश दुनिया में खेती किसानी में जो भी कुछ नया घट रहा है, हो रहा है, उसकी जानकारी लेते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे दर्शकों कि अब वक्त हो चला है खबरें खेती की का। तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। किसानों की समृद्धि के प्रयास किए जाएंगे। गर्मी में मूंग उड़द की खेती लाभकारी। जैविक विधियों द्वारा बीज शोधन। गहरी जुताई से फल अवशेषों को दबाएं। आम को मिलीबग से बचाएं। और अब खबरें विस्तार से। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों को समृद्ध बनाने एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए कृषि विभाग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड लैंड यूज इंडिया के साथ MOU करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी आवश्यक मदद की जाएगी। अपर मुख्य सचिव कृषि अजीत केसरी की मौजूदगी में संचालक कृषि प्रीति मैथिल नायक और WRI के प्रतिनिधियों ने MOU पर साइन किए। सिंचाई सुविधा होने पर गर्मी में तीसरी फसल के रूप में मूंग उड़द की खेती करना ज़्यादा लाभदायक है। उड़द मूंग की फसल गर्मी में 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जिससे किसान को अतिरिक्त आमदनी होगी। गर्मी के मौसम में उड़द मूंग का उत्पादन बरसात से अधिक होता है। गर्मी की फसल में कीड़े एवं बीमारियां भी कम लगती हैं। गर्मी की फसल की बुआई मार्च के अंदर करने से जून के प्रथम सप्ताह में कटाई हो जाती है। जिन किसानों के पास सिंचाई एवं फेंसिंग की सुविधा हो वह सरसों, चना, मसूर एवं मटर के खेतों से फसल कटाई के तुरंत बाद खेती की जुताई कर शीघ्र उड़द मूंग की सीड ड्रिल से बुआई करें। मूंग की किस्में MH 421, IPM 214, IPM 23, सम्राट PDM 139, विराट, शिखा और उड़द की IPU 243, प्रताप उर्द 1, शेखर 2, शेखर 3 का चयन करें। ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, बैसिलस और राइजोबियम आदि जैविक रोग नाशियों द्वारा बीज उपचारित करना फसलों को मृदोड़ फफूंदी जनित रोगों से बचाने का एक प्रभावी उपाय है।
4 ग्राम प्रति किलो की दर से उपचारित करने के लिए न केवल रोगों की रोकथाम होती है, अपितु बीज का जमाव भी अच्छा होता है। इतना ही नहीं, ट्राइकोडर्मा से एक स्त्राव भी निकलता है जिससे फसलों की अच्छी बढ़वार भी होती है। परंतु ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जैविक कीटनाशी उत्पाद अच्छी गुणवत्ता के होने आवश्यक हैं तथा निर्माण तिथि और प्रयोग कर सकने की अंतिम तिथि देखकर ही प्रयोग करना चाहिए। रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों की गहरी जुताई कराकर फसल अवशेषों को खेत में ही दबाना लाभदायक पाया गया है। जैसे ही हम गर्मी के मौसम में मिट्टी पलटने वाले हल से खेत में गहरी जुताई करते हैं तो फसल अवशेष मृदा में गहराई पर दब जाते हैं, जो बाद में विघटित होकर फसल उपयोग में बदल जाते हैं। इससे जमीन में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़कर मृदा की उर्वरा शक्ति पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। गहरी जुताई वाले यंत्रों से गहरी जुताई कराकर पिछली फसल के अवशेषों का उचित प्रबंधन किया जा सकता है। खेतों की गहरी जुताई एमबी प्लाऊ एवं मिट्टी पलट पंखेदार से की जानी चाहिए। आम की फसल को मिलीबग या चेपा से अत्यधिक नुकसान होता है। यह कीट प्रारंभिक अवस्था में लाल तथा बाद में भूरा होकर धीरे धीरे सफेद रंग के आवरण से ढक जाता है। ये रुई के समान दिखता है। इस कीट के प्रौढ़ तथा मादा शिशु झुंडों में आम की मुलायम टहनियों, पत्तियों, पुष्पक्रम तथा छोटे फलों के डंठल पर फरवरी से मई तक चिपके रहते हैं और इन भागों से रस चूसते हैं। साथ ही ये मधुरस विसर्जित करता है, जिससे प्रभावित भागों पर काली फफूंदी रोग फैल जाता है। इस कीट के द्वारा फूलों, पत्तियों से रस चूसे जाने से पौधे एवं पुष्पांग कमजोर हो जाते हैं और फलस्वरूप फल उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है। इसके नियंत्रण हेतु प्रकाश प्रपंच द्वारा आम के तना छेदक प्रौढ़ कीटों को आकर्षित कर नष्ट करें। फलों की मक्खी से प्रभावित फलों को इकट्ठा कर जला दे। उक्त कीटों का आक्रमण पौधे पर दिखाई दे तो प्रोफेनोफॉस 40 EC या साइपरमेथ्रिन 4 EC को 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर रस चूसक कीटों हेतु छिड़काव 2 बार 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। तो किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। तो किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये कार्यक्रम जरूर आपको पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में हम आपसे मिले इससे पहले हम आपसे एक ज़रूरी बात ये कहना चाहेंगे कि यदि ये कार्यक्रम आप पुनर्प्रसारण देखना चाहते हैं तो रात्रि 11 बजे और अगले दिन सुबह 7:30 बजे इस कार्यक्रम को पुनः आप देख सकते हैं। और अब हमें दे आज्ञा, नमस्कार।